हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप एंड वेलकम टू बार क्लासेस। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। भारत सरकार ने किसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। अटल नवाचार मिशन किसके अंतर्गत स्थापित है? अटल नवाचार मिशन किसके अंतर्गत स्थापित है? अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में बैंकिंग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 में हुआ था। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान से बैंकिंग का प्रारंभ हुआ था। 1770 इसका आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मीन्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय है। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 रुपया के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वित्त सचिव। MICR कोड कितने अंकों का होता है? MICR कोड कितने अंक का होता है? MICR कोड 9 डिजिट का होता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 9। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय मीन्स नेशनल इनकम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ऑप्शन नंबर ए, NSO के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, विधि आयोग, वित्त मंत्रालय। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, जो कि केंद्रीय बजट पेश करने से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। GST को किस तरह के टैक्स के रूप में शामिल किया गया है? GST को किस तरह के टैक्स में शामिल किया गया है? एक है प्रत्यक्ष कर, इट मीन्स डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। एक है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया गया। GST को अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में शामिल किया गया है। GDP का पूरा नाम क्या है? GDP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्लान, गुड्स डोमेस्टिक प्लान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
ऑप्शन नंबर ए। भारत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन है विलियम डिग्बी, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई संख्या को कौन जारी करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का फुल फॉर्म हो जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई संख्या को कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई संख्या को जारी करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करता है। रेल बजट का विलय आम बजट में किस वर्ष में किया गया? मर्जर ऑफ रेलवे बजट्स। ऑप्शन 2014, 15, 15-16, 16-17, 17-18। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2017-18 से रेलवे बजट आम बजट में विलय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से हरित क्रांति का संबंध है, इनमें से हरित क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, तिलहन उत्पाद, कृषि उत्पाद। इसका आंसर होगा कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। मछली उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है, नीली क्रांति। दुग्ध उत्पाद का संबंध श्वेत क्रांति से है। और तिलहन उत्पाद का संबंध पीली क्रांति से है। इनमें से हरित क्रांति का संबंध किनसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पादन। निम्न में से तरबूज किस प्रकार की फसल है? दोस्तों तरबूज किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है या खरीफ फसल है, जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं? तो तरबूज एक जायद फसल के रूप में आता है। तरबूज किस प्रकार की फसल है? तो तरबूज जायद फसल की प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश भारत में जमींदारी व्यवस्था किसने आरंभ किया था? ब्रिटिश भारत में जमींदारी व्यवस्था किसने आरंभ किया था? इसका ऑप्शन है सर थॉमस मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, लॉर्ड कॉर्नवालिस और होल्ट मैकेंजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ब्रिटिश भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किया था। ये कब किया था? 1793 में, 1793 में किया था। और उसके बाद सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। और होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू की थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।